जनजाति और वनवासी भाइयों के लिए सीमांकन, नामांतरण, खाता विभाजन जैसे कार्य सहज हो गए हैं। इन वन अधिकार पत्रों को डिजिटलाइज भी किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में वन धन केंद्रों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वनोपज संग्राहकों की आर्थिक तरक्की की नई राह खोली है। हमारी सरकार ने राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया है। साथ ही तेंदुपत्ता संग्रहण समय सीमा में भी वृद्धि की गई है, जिससे हमारे भाई बहन अधिक समय तक तेंदुपत्ता संग्रहण कर बढ़ी हुई आय रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बीते वर्ष 34,000 दिव्यांगजनों को 43 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 66,000 से अधिक कृत्रिम अंग लगवाए गए हैं। श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं में 7 लाख श्रमिकों को 43 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। श्रमिक के परिवारों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार, विवाह सहायता, कल्याणी सहायता, श्रमिक साहित्य पुरस्कार और उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना लागू की गई है। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से 4 आवासीय श्रमोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 3 औद्योगिक नगरों जबलपुर, सतना और मंडीदीप में मजदूरों के लिए नवीन अस्पताल प्रारंभ होंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार देने अमृत सरोवर योजना, जलगंगा संवर्धन अभियान, पुष्कर धरोहर अभियान में अनेक कार्य चल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्ष 2025 तक प्रदेश के ग्रामों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलाकर उन्हें मॉडल श्रेणी का ODF प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा है। करीब 42,000 ग्रामों में यह कार्य हो गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 66,000 से अधिक परिवारों को आर्थिक उन्नयन गतिविधियों से जोड़ा गया है। जनजाति वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्त वर्ष में 40,804 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 23.4% अधिक है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपया कर दिया गया है, जिसका सीधा लाभ लगभग 35 लाख संग्राहकों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रदेश में बहुउद्देशीय केंद्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा और विद्युतीकरण कार्यों पर इस वर्ष 1,607 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अधोसंरचना के कार्य किए जा रहे हैं। छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे 7 दिन मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। अब छात्रावासों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में 27,900 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास आदि सुविधा के लिए 1,427 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग के बालकों की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 1,550 रुपये, बालिकाओं की स्कॉलरशिप राशि को बढ़ाकर 1,590 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। हमारी रणनीति स्पष्ट है और संकल्पित भी। हर गरीब और कमजोर वर्ग को समृद्धि और सुरक्षा की ओर ले जाना। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, उम्मीद का एक दीपक सब कुछ बदल सकता है। नारी सशक्तिकरण मिशन केवल एक सरकारी प्रयास नहीं है, बल्कि सभी बहनों के सशक्तिकरण का सुदृढ़ संकल्प है। यह मिशन महिलाओं के सशक्तिकरण, समानता के अवसर, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत हम बहनों को उद्यमिता में बढ़ावा देने, कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने
शिक्षा व रोजगार के साधनों को सुलभ कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। महिला स्व सहायता समूहों को सुदृढ़ कर महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति भी सरकार पूरी तरह सजग है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूत बना रहे हैं और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू कर रहे हैं। लाडली बहना योजना का उद्देश्य हर बहन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे किसी भी कठिनाई का सामना अपने दम पे कर सके। इससे बच्चों का पोषण विकास तो होता ही है, सामुदायिक भावना का भी विकास होता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने उच्च शिक्षा में भी अपनाया है। इसके चलते हमारे पाठ्यक्रम रचनात्मक होने के साथ ही रोजगार मूलक भी होंगे ताकि नए समय की जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें और युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन का गठन किया है। हम IIT की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जसपुर में भी इनकी स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार जरूरी है। हमने संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायपुर में मेकाहारा तथा बिलासपुर में सिम्स के भवन विस्तार तथा अन्य सुविधाओं पर काम प्रारंभ कर दिया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने हेतु हम प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम देश की जानी मानी विशेषज्ञ संस्थाओं तथा उद्योग संगठनों की सलाह लेकर कार्य कर रहे हैं। औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने देश दुनिया में जो नवाचार प्रारंभ किए गए हैं उन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय भी हमने लिया है। राज्य में निवेश का बेहतर माहौल हो, इसके लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम को नवीनीकृत किया है। इससे उद्यमियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य क्लियरेंस के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उससे छत्तीसगढ़ अब निवेश के लिए सबसे आदर्श जगह बन गया है। यहाँ प्रचुर खनिज संसाधन, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति और कुशल मानव संसाधन के बूते उद्योगों के फलने फूलने की प्रचुर संभावनाएं हैं। प्रदेश की भौगोलिक विविधता को देखते हुए हमने सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए रणनीति तैयार की है। बस्तर और सरगुजा में हम वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों, इको टूरिज्म, नेचुरोपैथी आदि पर जोर दे रहे हैं। नवा रायपुर को हम IT हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने फसलों के उपार्जन की व्यवस्था, मंडियों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मिट्टी परीक्षण में कृषि स्नातक युवाओं के साथ पार्टनरशिप में कार्य करने की नीति बनाई गई। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का जाल बिछाकर स्थानीय स्तर पर ही कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खरीफ 23 के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा किसानों को 750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के दावों का भुगतान किया गया है। पहली बार प्रदेश में किसानों के लिए ऋण की अदायगी की अंतिम तिथि 28 मार्च से पहले सरकार ने दावों का भुगतान कर किसानों को अनावश्यक ब्याज भरने के दंड से बचाया है। प्रदेश सरकार ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है।
योजना में किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए के बोनस भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में देश में प्रथम है। समग्र रूप से औद्यानिक फसलों के उत्पादन में देश के शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकार से समृद्धि, ये हमारा मूल मंत्र है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। प्रदेश में 53,000 सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और उनसे जुड़ी पैक्स समितियों के माध्यम से 40 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। उत्पादकता और सकल उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रचुर मात्रा में उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 1,711 पंजीकृत प्राथमिक बीज सहकारी संस्थाएं सक्रिय है। प्रदेश में 2,725 पैक्स संस्थाओं में सामान्य सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं। मत्स्य उत्पादन में 3,90,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में 3,82,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लागू की गई है। प्रदेश के पश्चिम अंचल की तुलना में पूर्वी क्षेत्र के जिलों में कम दूध उत्पादन के संतुलन को दूर कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ करारनामा किया गया है। पशुपालकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना में 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, गोपालन, डेयरी विभाग किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित 2,190 गौशालाओं में लगभग 3 लाख गोवंश का पालन हो रहा है। अमृतकाल विजन 2047 पर काम कर हम विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़िया लोगों की पहचान देश दुनिया में सहज सरल लोगों के रूप में है। यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम मेहनतकश लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। इन्हें सहेज कर रखना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी बोली भाषा, तीज त्योहार, खान पान को सहेजते हुए आने वाली पीढ़ी को इनसे परिचित कराते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है। जलवायु परिवर्तन के संकट को देखते हुए हम सबका कर्तव्य है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपनी भागीदारी दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान आरंभ किया है। मैंने अपने गृहग्राम बगिया में इस अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। रायपुर में भी मुख्यमंत्री निवास में मैंने दहिमन का पौधा लगाया है। आप भी एक पौधा जरूर लगाएं, यह आप सभी से हमारा आग्रह है। यह हमारी पुण्य भूमि का परम सौभाग्य है कि श्री राम हमारे भांजे हैं और उनकी कर्म भूमि भी छत्तीसगढ़ है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सीतामढ़ी हरका चौरा से लेकर सुकमा के इंजरम तक कण कण भगवान श्री राम के वनवास काल का साक्षी है। हमारी धरती माता सबरी की पुण्य भूमि है। पवित्र सूर्यनारायण धाम में उन्होंने अपनी अगाध श्रद्धा से जूठे बेर प्रभु को खिलाए थे। वनवास के दौरान बिताए गए 14 वर्षों में से 10 वर्ष प्रभु श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। रामायण के प्रसंग जनजातीय लोगों से प्रभु श्री राम के अद्भुत स्नेह तथा प्रभु श्री राम के जनजातीय लोगों के प्रति गहन अनुराग और समर्पण से भरे पड़े हैं। हम जब भी इन प्रसंगों को सुनते हैं भाव विभोर हो जाते हैं। हम धन्य हैं कि हमारा जन्म इस पुण्य भूमि में हुआ है। यह सौभाग्य हमें श्री राम के आदर्शों पर चलकर निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। 500 वर्षों के अहिंसक संघर्ष की पूर्णाहुति
अयोध्या धाम में श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में हुई है। हम अपने भांचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है। अयोध्या धाम श्री राम लला दर्शन योजना के माध्यम से हम हजारों राम भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन के लिए पूर्णतः निःशुल्क भेजने का माध्यम बने हैं। यह पुण्य अवसर हमें श्री राम लला ने दिया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा।